Good morning to all of you and welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. आज की हमारी क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दो इलस्ट्रेशन। एक है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया से रिलेटेड और दूसरा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम पर। ये दोनों ही टॉपिक हम अपनी एक पिछली वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर इनको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के अपने इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मिस्टर अतुल एबीसी कंपनी में काम करते हैं और उनकी पर मंथ की सैलरी 35,000 है। हर साल मिस्टर अतुल और उनके एम्प्लॉयर आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अतुल की सैलरी का 15% अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और उनके आरपीएफ अकाउंट का बैलेंस उस साल 50,000 है और उनको उस बैलेंस पर 5,000 का इंटरेस्ट भी क्रेडिट किया जाता है, मतलब दिया जाता है। तो असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्रीशन बताना है। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि एनुअल एक्रीशन क्या होता है। एनुअल एक्रीशन का मतलब है एनुअल ग्रेजुअल ग्रोथ, मतलब किसी अमाउंट में धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है हर साल, उसे एनुअल एक्रीशन कहा जाता है। हमने, अगर आपको ध्यान हो, हमने अपनी पिछली वीडियो में एनुअल एक्रीशन पढ़ा था इन केस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये वाला पॉइंट है जो हमने इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया के अंडर पढ़ा था। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या होती है? ये एक्चुअल में वो इनकम है कि जो एक्चुअल में एसएससी को रिसीव नहीं होती, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे रिसीव्ड इन इंडिया कंसीडर कर लिया जाता है। तो हमने इस पॉइंट में पढ़ा था, वो हम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एनुअल सैलरी देख लेंगे। एनुअल सैलरी 35,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 4,20,000। ठीक है। अब हमने इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया में पढ़ा था कि आरपीएफ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 12% से एक्सेस जितना भी अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी विल बी टैक्सेबल। तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एग्जाम्प्ट कम तक, कहाँ तक होता है, 12% तक। तो टैक्सेबल कितना हो गया, 3% ऑफ सैलरी। तो 3% ऑफ 4,20,000 वो होगा 12,600 का अमाउंट। ठीक है। एक पॉइंट हमने ये भी पढ़ा था कि जो आरपीएफ का बैलेंस होता है उसके 9.5% से ऊपर का जितना इंटरेस्ट होगा वो भी टैक्सेबल होगा। तो 50,000 का 9.5% हम देख लेते हैं कितना बनता है। वो बनेगा 4,750 रुपीज़ और इंटरेस्ट जो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है वो कितना है, 5,000 का। तो उसको 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये भी टैक्सेबल होंगे। तो टोटल एनुअल एक्रीशन कितना हो गया, मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया एनुअल एक्रीशन का, 12,600 प्लस 250 इज इक्वल टू 12,850 रुपया। जो ये एनुअल एक्रीशन है ये टैक्सेबल होगा और ये टैक्सेबल होगा एज पर इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है। और ये अतुल के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे अतुल ओआर है, चाहे एनओआर है, चाहे एनआर है, मतलब इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हर केस में टैक्सेबल होती है। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल सेकंड की, जिसमें मिस्टर मोहन है जो एक इंडियन सिटीज़न है और उनकी फाइनेंशियल ईयर 20-21 की इनकम्स दी गई हैं। अब हमें मिस्टर मोहन की असेसमेंट ईयर 21-22 की इनकम बतानी है, अगर वो रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। हम आगे आने वाली स्लाइड्स में एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस भी करेंगे और अगर आपका जो भी आंसर आता है आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपका क्या आंसर आया। तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन आगरा रिसीव्ड इन दिल्ली। बिजनेस से प्रॉफिट हुआ जो आगरा में है बिजनेस और वो रिसीव हुआ है दिल्ली के अंदर। हमें सबसे पहले एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमें कोई भी प्रॉफिट या इनकम या तो इंडिया में अक्रू हो जाए या इंडिया में रिसीव हो जाए तो वो तीनों के लिए ही टैक्सेबल होंगे। तो इस पॉइंट के अंदर हमारा जो है अक्रू भी इंडिया में है और रिसीव भी इंडिया में है, तो इस केस में तो डेफिनेटली ये तीनों के लिए ही टैक्सेबल होगी इनकम। सेकंड पॉइंट में जो प्रॉफिट हुआ है वो
बिजनेस से हुआ है जो बॉम्बे में है और वो जो रिसीव हुआ है इंग्लैंड में हुआ है। तो इस पॉइंट में अक्रू कहाँ हुआ, इंडिया में, तो ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में प्रॉफिट बिजनेस से हुआ है जो कि जापान में है और रिसीव कहाँ हुआ है, आगरा में हुआ है। तो यहाँ पर अक्रू तो इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन रिसीव इंडिया में हुआ है, तो ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारा बिजनेस है वो जापान में है और वहीं से प्रॉफिट हुआ है और वहीं पर रिसीव हुआ है। तो देखिए ये एक फॉरेन इनकम है, क्योंकि जो हमें इनकम हुई है वो बाहर हुई है और बाहर ही हमें रिसीव हुई है। जो फॉरेन इनकम होती है वो सिर्फ OR के लिए, मतलब रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, क्योंकि रेजिडेंट के लिए एक प्रीवियस ईयर में अर्न की गई हर इनकम टैक्सेबल होती है एक्सेप्ट सम इनकम्स जो हम आगे आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, लाइक एग्रीकल्चर इनकम और भी बहुत सारी इनकम्स है जो आगे आते आते हर वीडियो में आपको एक एक करके क्लियर होती जाएगी। तो इस पॉइंट में ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट में जो हमें बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है वो जापान में हुआ है और वहीं पर रिसीव हुआ है, लेकिन बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है। देखिए अगर बिजनेस का कंट्रोल कभी भी इंडिया में हो तो वो हमारा रेजिडेंट के लिए और NOR के लिए टैक्सेबल होगा, बट NR के लिए वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कंट्रोल इंडिया में हो। जब कंट्रोल इंडिया के बाहर हो तो सिर्फ वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। तो इस वाले पॉइंट में कंट्रोल इंडिया में है तो ये रेजिडेंट और NOR दोनों के लिए टैक्सेबल होगा। 6 पॉइंट में प्रॉफिट हुआ है एक बिजनेस से जो जापान में है और प्रॉफिट है 80,000 का, जिसमें से जो 35,000 रुपये हैं वो एक ऐसे बिजनेस से मिले हैं जिसका कंट्रोल इंडिया में है। देखिए यहाँ पर दो न्यूमेरिकल अमाउंट है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसको हम दो अमाउंट में डिवाइड कर लेंगे, एक 35,000 का और एक 80,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू 45,000। तो देखिए 35,000 तो हमें एक ऐसे बिजनेस से आया है जिसका कंट्रोल इंडिया में है, तो ये तो पहले दो के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बचा 45,000 वो एक ऐसे बिजनेस से है जिसका कंट्रोल इंडिया के बाहर है। तो हमने जैसे कि पहले भी बात करी है कि अगर कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। तो टोटल अमाउंट जो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा वो होगा 80,000, NOR के लिए 35,000 टैक्सेबल होगा और NR के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में प्रॉफिट हुआ है एक ऐसे बिजनेस से जो कि जापान में है, 25,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 15,000 इंडिया में रिसीव हुए हैं और जो उस बिजनेस का पूरा कंट्रोल है वो इंडिया में है। ठीक है, बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है। इसे भी हम दो अमाउंट में डिवाइड कर लेंगे, एक 15,000 कर लेते हैं और एक 25,000 माइनस 15,000 10,000 कर लेते हैं। तो 15,000 तो इंडिया में रिसीव हुआ है, ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और 10,000 के लिए हम ये देखेंगे कि बिजनेस का कंट्रोल कहाँ पर है, इंडिया में, तो ये पहले दो के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट रेजिडेंट के लिए हो गई 25,000, NR के लिए भी 25,000 और NR के लिए 15,000। नेक्स्ट पॉइंट में प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान जो वहीं पर रिसीव हुआ है और बिजनेस का कंट्रोल भी वहीं पर है। देखिए जब भी बिजनेस का कंट्रोल इंडिया के बाहर होता है वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट में प्रॉफिट बिजनेस से हुआ है जो कि श्रीलंका में है, वहीं पर रिसीव हुआ है, लेटर ऑन उसको इंडिया में लाया गया है। हमें यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जब हम किसी भी बात में रिसीव बात करते हैं तो वो हम फर्स्ट ओकेशन पर रिसीव कहते हैं। ठीक है, एक बार रिसीव होने के बाद सेकंड टाइम वो किसे रिसीव होता है, इट डजेंट मैटर। तो ये देखिए इस वाले पॉइंट में जब वो पहली बार रिसीव हुआ है अमाउंट, प्रॉफिट कहाँ रिसीव हुआ है, श्रीलंका में, उसके बाद वो इंडिया में लाया गया या कहीं भी लेकर आया गया, उस पॉइंट को हमें देखना ही नहीं है। तो इस पॉइंट को हम यहीं तक पढ़ेंगे कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका रिसीव्ड देयर। तो अगर हम यहाँ तक पढ़ते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये एक फॉरेन इनकम है और फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ OR के लिए टैक्सेबल होती है जब तक उसके कंट्रोल के बारे में हमें नहीं बताया गया है। ठीक है, हमने इस नोट में भी इसके बारे में यही सब लिखा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान 52,000 का उसे मतलब प्रॉफिट हुआ है जो वहीं के एक बैंक में डिपॉजिट करवाया गया है। बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है। 52,000 में से 30,000 का जो प्रॉफिट है वो इंडिया में लाया गया। देखिए हमने इससे पहले पॉइंट 9th पॉइंट में भी यही बात की थी कि बाद में लाए गए प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना है, तो आप ये 30,000 वाली लाइन को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ें तो 52,000 का उसे जो प्रॉफिट हुआ है उस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ है, इंडिया से, तो ये पहले दो के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बिजनेस से प्रॉफिट हुआ जापान में 25,000 और उसको है जो इंडिया में लेकर आया गया, लेकिन जो एसएससी है उस बिजनेस को ऑपरेट तभी करता है जब वो जापान में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल कहाँ पर है, जापान में ही है, बिजनेस कंट्रोल इंडिया के बाहर है, तो ये सिर्फ ओआर के लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट में पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर कोई भी पुराने टाइम की अनटैक्स फॉरेन इनकम इंडिया में लाई जाती है तो वो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि हमने बात करी ओआर के लिए भी प्रीवियस ईयर की वही इनकम टैक्सेबल होगी जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में कोई ऐसी इनकम लेकर आए हैं जो कि उस ईयर से रिलेटेड ना होकर किसी उससे भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट में जापान में इन्वेस्टमेंट से उसे इनकम हुई है तो वो उसके लिए फॉरेन इनकम है और वो सिर्फ ओआर के लिए टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट में इनकम हुई है किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने से। अब देखिए लॉन्ग टर्म जो कैपिटल एसेट है वो कहाँ पर है, इंडिया में है, और उसको ट्रांसफ़र करने से अगर कोई भी इनकम होती है तो उसे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इनकम कहा जाता है, और वो हमारे तीनों के लिए ही टैक्सेबल होती है, रेजिडेंट के लिए भी, एनओआर के लिए भी, एनआर के लिए भी। ये है जो हमने सेक्शन 9(1) के फर्स्ट पॉइंट के थर्ड पॉइंट में पढ़ा है। आप चाहे तो वहाँ से जाकर एक बार इसको स्टडी भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे 15th पॉइंट में अगर कोई सैलरी मतलब मशीनरी थी इंडिया में, उसको सेल किया और उससे जो अमाउंट आया, उससे जो प्रॉफिट आया वो रिसीव हुआ जापान में, तो जो मशीनरी थी वो कहाँ थी, इंडिया में, तो इसे भी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया के तहत तीनों के लिए टैक्सेबल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने आपके साथ 2 इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए और हमने आज पूरी कोशिश की कि आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक द वीडियो, एंड हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।